गिरी आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी में लॉटरी से मेयर एकनाथ शिंदे इंडिया के साथ 127 पार्षद तैयार। महाराष्ट्र बीएमसी का चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि महाराष्ट्र बीएमसी की चर्चा और तेज होती जा रही है, क्योंकि षड्यंत्र का शिकार महाराष्ट्र का बीएमसी होता जा रहा है। अगर इसमें जरा सी भी सावधानी हटी तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर बैठेगी, और भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति के तहत कब्जा करने के ही मकसद से आगे भी बढ़ रही है और षड्यंत्र भी कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपना मेयर बनाना चाहती है, चाहे किसी भी हद तक उसे जाना पड़े। लेकिन महाराष्ट्र अस्मिता का सवाल भी है, और बाला साहब ठाकरे के 100वीं जयंती पर क्या शिवसैनिक एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखा पाएंगे? इसका भी एक चैलेंज शिवसेना को है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को धार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी पर एक बार अगर कब्जा कर लिया तो पूरा महाराष्ट्र खून के आंसू रोएगा आने वाले वक्त में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र बीएमसी एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अब महाराष्ट्र अस्मिता के सम्मान का सवाल आ गया है। एकनाथ शिंदे के मुख से यह बात तो सही लगी कि बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती पर तोहफे में बीएमसी का मेयर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर रही है और मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को जो उद्धव ठाकरे ने एक बार सम्मान देने की कवायद की है, और यह कहते नजर आ रहे हैं कि शिवसेना एक हो जाए, और शिवसैनिक किसी के सामने झुकते नहीं और डरते नहीं, और अगर एकनाथ शिंदे डर से और झुककर भाजपा के साथ रहेंगे तो आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे का वही हर्ष होगा जो अजीत पवार और शरद पवार का बीएमसी चुनाव में हुआ है। यह बात सच है। लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार अमित शाह के संपर्क में है, लेकिन अमित शाह एकनाथ शिंदे की किसी भी बात को मानने के तैयार नहीं है, सिवाय एक बात के, और कुछ नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी शिवसेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दो, उसके बाद आपके बातों पर हम विचार करेंगे। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे को नजरअंदाज कर रही है। अब लॉटरी के हिसाब से जो निकालने की बात हुई मेयर, तो लॉटरी के हिसाब से अगर एससी एसटी कोटे में मेयर की कुर्सी जा रही थी तो वह एससी एसटी के पार्षद सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास थे, यानी कि शिवसेना के ही पास थे। लेकिन उसमें साजिश हुई और वह खत्म हो गया। अब बहुमत के आंकड़े पर मेयर बनेगा, और वह बहुमत का आंकड़ा न भाजपा के पास है और न ही उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के पास है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन बनाता है मेयर तो उसे 8 पार्षदों की जरूरत है। अब इन 8 पार्षदों में क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना के 8 पार्षद जाएंगे, एकनाथ शिंदे भेज देंगे, या एकनाथ शिंदे घर वापसी कर लेंगे? इस पर चर्चा जरूरी है। इसे बड़ी ध्यान से आप दर्शकों को समझने की जरूरत है, जो मैं विस्तार पूर्वक आप दर्शकों को फिर एक बार बताने का प्रयास करूंगा। एकनाथ शिंदे से विधानसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी से जो टकराव चल रहा है, विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद
सीएम की कुर्सी को लेकर के टकराव तो हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गई और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की पोस्ट पर ला करके खड़ी कर दी और गठबंधन धर्म निभाने का नसीहत दे डाली। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के लोगों ने उन्हें समझाया कि बन जाइए, सरकार में शामिल नहीं रहेंगे तो पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, लेकिन एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सम्मान नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगातार शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सताया गया, मारपीट, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मारपीट और एफआईआर तक बातें आई, एक दूसरे पर एफआईआर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को खत्म करने की एक ऐसी साजिश रचती रही जो एकनाथ शिंदे को इस मोड़ तक ला करके खड़ा कर दिया कि एकनाथ शिंदे के कुछ लोगों को सामने आकर के यह कहना पड़ा कि हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका हम जल्द फैसला करेंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय लेने की कोशिश की कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, जबकि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी चालाकी से गृह मंत्रालय ले लिया और कहा कि दिल्ली से कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमारे पास गृह मंत्रालय रहेगा तो बेहतर होगा, कम्युनिकेशन बन पाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे हाथ मलते रहे। एकनाथ शिंदे को कोई बहुत अहम मंत्रालय नहीं मिला है, लेकिन एकनाथ शिंदे को यही वजह था कि एकनाथ शिंदे को तोड़ना था भारतीय जनता पार्टी को, जिसका प्रयास लगातार होता रहा। देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस ने कभी अजीत पवार और कभी शिंदे की बात कह करके दोनों से अपने चाबी घुमाती रही, क्योंकि कभी एकनाथ शिंदे को बोझ बताने लग रहे थे तो कभी अजीत पवार को, और दोनों पर छापेमारियां चलती रही। दोनों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन टूट कोई नहीं रहा था और एकनाथ शिंदे के ऊपर अजीत पवार से भी ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि वह अपने पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दे। लेकिन एकनाथ शिंदे तैयार नहीं हुए, जिसका यह नतीजा हुआ कि आज एकनाथ शिंदे बोझ तो बन गए हैं, लेकिन मजबूरी भी बन गए हैं। लेकिन वही जिस अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी नजदीकी बढ़ा रही थी महाराष्ट्र के अंदर, बीएमसी चुनाव के बाद अजीत पवार को अपना बोझ समझ बैठी है। बीएमसी चुनाव के कुछ ही पहले अजीत पवार के दफ्तरों पर छापे भी पड़े। अब ऐसे में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल अपने सहयोगियों पर करके डराने धमकाने का एक जरिया भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन जब बोझ समझ लिया देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को, बीएमसी में नहीं आया, तो अजीत पवार को यह कहना पड़ा कि मैं अपने घर वापसी करूंगा, यानी कि अजीत पवार और शरद पवार एक हो जाएंगे। ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार का एक होने का यह भी तात्पर्य है कि सुप्रिया सुले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह दर्द भी झलका कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में रहती तो आज इंडिया की मेयर होता। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस की याद नहीं आई थी, अपनी वाहवाहियों में लूटते हुए वह अपने आप को बड़ा मानते हुए चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में जनता ने अस्वीकार कर दिया कि इन्हें अगर वोट देंगे और यह भाजपा को ही देंगे समर्थन, तो फिर इन्हें देने से क्या फायदा, हमें तो भाजपा का नहीं चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस को 24 सीटें आई और मजबूत स्थिति में आई अकेले लड़कर। लेकिन अजीत पवार और शरद पवार तो लूजर साबित हुए महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपना वर्चस्व और शिवसेना का अस्तित्व बचाने में कामयाबी हासिल की और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के ऊपर फिर दोबारा जब प्रेशराइज किया जा रहा है और लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप भाजपा में विलय कर लीजिए, इस वक्त किया जा रहा है तो बाद में कितना किया जाएगा या आप समझ सकते हैं। लेकिन इसलिए भी एकनाथ शिंदे को प्रेशराइज किया जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे मजबूरी नहीं है, जरूरी है। यह चीजें है, दिल्ली के लिए मजबूरी है और केंद्र महाराष्ट्र के लिए जरूरी है। इन बातों को समझिएगा। क्यों कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार अगर जाएंगे
तो एकनाथ शिंदे की जरूरत है, और एकनाथ शिंदे जाएंगे तो अजीत पवार की जरूरत है। दो में एक होना जरूरी है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र से जाते हैं, अजीत पवार रहते हैं, तो मोदी सरकार को संकट आ जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और अजीत पवार के पास मात्र 1 है। ऐसी परिस्थिति में एकनाथ शिंदे का महत्व बढ़ जाता है अजीत पवार से ज्यादा। इसलिए अजीत पवार को अब भारतीय जनता पार्टी बोझ समझ रही है, और एकनाथ शिंदे को पार्टी में विलय करने के लिए बार बार उन्हें प्रताड़ित और जोर दिया जा रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे यह बात समझते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के लोग यह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं भी शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी क्या रंग दिखाएगी और किस तरह हमें मजबूर कर देगी भाजपा में जाने के लिए, यह हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी नीयत इस हद तक आ गई है कि पार्टी में विलय कर दे, क्योंकि वह 7 सांसद मोदी के लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसे में गौतम अडानी को महाराष्ट्र बीएमसी चाहिए, पर कब्जा होना चाहिए। अडानी का साम्राज्य मुंबई में काफी है। अडानी को राज्य सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस की, वह तो लुटा रही है, जैसे धारावी लुटाया, लेकिन बीएमसी बड़ी अहम है, और बीएमसी कब्जे में आ जाए तो फिर अडानी की बल्ले बल्ले हो जाए, कोई रुकावट नहीं आएगा। बीएमसी से लेकर के, राज्य सरकार से लेकर के और केंद्र सरकार तक एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह चला जा रहा है। लेकिन अगर बीएमसी में उद्धव ठाकरे की एंट्री हुई, फिर तो गौतम अडानी के लिए बड़ी संकट उत्पन्न हो जाएगी। और एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ चले गए तो फिर भाजपा के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राज्य से लेकर और केंद्र तक। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की भी कुछ चल रही है, लेकिन 24 तारीख को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक होने की बातें और चर्चाएं चल रही हैं, और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से कई दौर की बातचीत उद्धव ठाकरे से हो चली है, जो डोंबिवली कल्याण के अंदर मेयर बनाने के लिए भी हो गया। लेकिन बीएमसी को लेकर के भी चर्चाएं हैं, और फाइनल बैठक उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच होना है, और उसके बाद खेल शुरू होगा। 24 का वक्त कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लेने के देने तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में भी अगर जुगलबंदी चल रही है तो एक झटके में 100 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा का दामन छोड़ देंगे। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फर्क कुछ ही रहेगा, लेकिन वही फर्क भाजपा को जीने नहीं देगा और सत्ता गंवा बैठेगी। ऐसे में अडानी का हजारों करोड़ खर्च किया गया पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अडानी ने सरकार इसीलिए उद्धव ठाकरे की गिराई थी कि उद्धव ठाकरे से असहज था अडानी, उनका मकसद नहीं पूरा हो रहा था। उद्धव ठाकरे गलत काम करने के लिए तैयार नहीं थे, और महाराष्ट्र की जमीनें इन्हें चाहिए थी। नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में जो कंपनियां आई थी बड़ी बड़ी, वह गुजरात में होनी चाहिए थी, जो उद्धव ठाकरे से पूरा नहीं हो रहा था। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते ही वह सारी कंपनियां महाराष्ट्र से उठ के गुजरात चली गई। क्या महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं थी? अब ऐसे में महाराष्ट्र परेशान तो है, जो बीएमसी चुनाव में अपना गुस्सा दिखाया है, लेकिन वोटों की भी हेराफेरी काफी हुई, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में एकनाथ शिंदे घर वापसी के तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 तारीख की बैठक क्या निर्णय लेगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि 1-2 दिन में मेयर फाइनल हो जाएगा कि कौन मेयर होगा। अगर एकनाथ शिंदे ने गंभीरता दिखाई और बाला साहब ठाकरे का मान सम्मान रखा
और उसके जिसके वजह से अस्तित्व में आए हैं, वह मर्यादा रखा तो भारतीय जनता पार्टी मेयर तो छोड़िए, सीएम की कुर्सी भी नहीं बचा पाएगी और पीएम की कुर्सी संकट में आ जाएगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस पूरी तरह से समर्थित है, समर्थन देने की बात कह चुकी है एक उद्धव ठाकरे को। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर आ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन 127 पार्षदों के साथ तैयार हो जाएगा अपना मेयर बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के 24 तो 2 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के भी हैं और 24 2 26 हो जाते हैं और 29 एकनाथ शिंदे के और 72 राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के। ऐसे में 127 बहुमत के आंकड़े से कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि बहुमत का आंकड़ा मात्र 114 का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो सकता है। अब यह सब कुछ तब हो सकता है एकनाथ शिंदे थोड़ी हिम्मत दिखा दे, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ने हिम्मत नहीं दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के मेयर के लिए हाँ कर दिया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले तोड़ना चाहती थी और आपस में असमंजस और विद्रोह हो जाएगा शिवसेना एकनाथ शिंदे में, क्योंकि पार्षदों ने कह रखा है आपने भाजपा को समर्थन दिया तो हम उद्धव ठाकरे के पास घर वापसी कर लेंगे। ऐसे में सिर्फ पार्षद ही नहीं, विधायक से लेकर सांसद तक एकनाथ शिंदे के जा सकते हैं। तो संकट में एकनाथ शिंदे भी और भाजपा भी। अब एकनाथ शिंदे इंडिया का साथ देंगे, घर वापसी जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ, या भाजपा के साथ अपनी पार्टी तोड़वाएंगे, यह फैसला एकनाथ शिंदे को करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु बिहार से उभर रही है, बिहार बहुत चौंकाने वाला फाइनल करने जा रहा है। आज कांग्रेस की बैठक बिहार के विधायकों के साथ दिल्ली के अंदर हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से 4:30 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ इंदिरा भवन में बैठक होगी और एक एक विधायकों से चर्चा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, क्योंकि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है। नीतीश कुमार की तैयारी मिशन 122 विधायकों का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर चुकी है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह को जो और संजय झा को आगे किया था, ललन सिंह और संजय झा दोनों को ही नीतीश कुमार आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू के अंदर यह भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, क्योंकि मनीष वर्मा पहले ही नजदीक आ चुके हैं और ललन सिंह का जो स्लीपर सेल का काम कर रहे थे वह खुलासा हो गया है। ललन सिंह से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार और मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह से नजदीकी। मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह को अगर जेडीयू की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो ललन सिंह और संजय झा की छुट्टी तय मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा दोनों से जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। ललन सिंह तो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का पद संजय झा का जाने वाला है, ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन कांग्रेस की बैठक से बहुत कुछ निर्णय होने वाला है और तेजस्वी यादव की भी बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अपनी यात्रा समाप्त करके नीतीश कुमार पटना पहुंचने वाले हैं और विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है। विधानसभा सेशन शुरू होते ही नीतीश कुमार की रणनीति खुलासा होंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करेंगे या कैबिनेट परिवर्तन करेंगे या विपक्ष परिवर्तन करेंगे, इस फैसले पर जोर दिया जाएगा। लेकिन 122 से 130 विधायकों का जोड़ा जोड़ी का खेल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फाइनल दौर में रणनीति नीतीश कुमार की बिहार में पहुंच चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर साफ मायूसी झलक रही है और वह मायूसी दिख भी रही है। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने नींद उड़ा रखी है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार के अंदर एकदम बिल्कुल झुकने को और रुकने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार का एक फैसला
और भारतीय जनता पार्टी के परछक्के उड़ा देगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हर हाल में दिल्ली हिलती है। किसी भी एक एनडीए गठबंधन के राज्य में अगर कोई सवाल खड़ा होता है, खास करके 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यही 3 राज्य हैं जहां कुछ भी सुगबुगाहट होती है तो तार सीधा केंद्र की सत्ता से जाकर के जुड़ता है। और कहीं भी अगर कुछ पलटा पलटी का खेल हो जाता है तो दिल्ली का तख्तोताज हवा में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा। क्योंकि अहम 12 सांसद नीतीश कुमार के, जिस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कब्जा कर रखा था और नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बता रहे थे, वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सरदर्द बन गए हैं। और जिन्हें मानसिक तौर पर बीमार बता रहे थे, वह यात्रा करके या चुनाव के दौरान अपने आप को साबित कर चुके हैं कि नीतीश कुमार अभी 20 साल के लिए भी तैयार है। कोई कह नहीं सकता उनके कार्यों को और उनकी एक्टिविटी को देख करके कि वह मानसिक तौर पर बीमार है, बल्कि वह बीमार नहीं है, उन्हें बीमार का शिकार बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जेडीयू के ही लल्लन सिंह और संजय झा के जरिए। उनकी भाषा और आवाज संजय झा और लल्लन सिंह की इस बात की कहानी बयां कर रहे थे कि नीतीश कुमार अब सत्ता चलाने लायक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार यह साबित करने जा रहे हैं कि मोदी सत्ता के लायक नहीं है और 30 तक नीतीश तो रहेंगे लेकिन 29 तक मोदी नहीं रहेंगे सत्ता में। और यह कुछ हुआ तो देश में एक ऐसा परिवर्तन का हवा चलेगा जिसमें भाजपा और आरएसएस हवा के ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह वाराणसी के अंदर शंकराचार्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फंसी है, भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में खुद ही फंस गई है। जो हिंदुत्व का ढोंग लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है और लगातार उसी पर कायम रहती है, वह हिंदुत्व का ढोंग वाराणसी से फट गया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को भी और योगी आदित्यनाथ को भी मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि 4 शंकराचार्य चारों दिशाओं के, वह दिल्ली कूच करने वाले हैं 10 मार्च को। और उन्होंने अगर दिल्ली कूच किया तो जो भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति कुछ लोगों में थी, वह भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर के शंकराचार्य के साथ है। क्योंकि हिंदुत्व पर सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का पाखंड करती है और वह शंकराचार्य उस हिंदुत्व की रक्षा और उसकी संस्कृति की रक्षा। ऐसे में भाजपा का असली चरित्र और आरएसएस का असली चरित्र सामने आ गया है। ऐसे में उसमें कौन बनेगा बलि का बकरा? नरेंद्र मोदी बनेंगे या योगी आदित्यनाथ? कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार अपने चाल में भी कामयाब होते हुए 2 गुजराती नजर आ रहे हैं, मोदी और शाह, कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने का यही अच्छा मौका है। शंकराचार्य ने कह दिया है कि योगी माफी मांग ले, हम माफ कर देंगे, हम करुणा दिखाएंगे, हम नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस देकर कि आपको शंकराचार्य साबित करना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ ने अपने हट का परिचय दिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक षड्यंत्र के शिकार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी में मोदी और शाह चांस मार करके और योगी को गद्दी से हटाना भी चाह रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बगावत कर दिया है, शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए और योगी से विरोध कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर नितिन गडकरी को आकर के सामने यह कहना पड़े कि अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा दे करके मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, तो भारतीय जनता पार्टी की संकट और बढ़ जाती है। क्योंकि 240 सांसदों पर टिकी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोग से सत्ता में है और 240 में अगर 5 का इस्तीफा हो जाए तो सरकार संकट में आ जाती है। ऐसे में नितिन गडकरी प्रेरित उन पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कर रहे हैं कि भाई देख लो, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं हम लोगों के भावनाओं के साथ खेलना है। किसी से
कोई राय मशवरा नहीं, और मोदी शाह ने तय कर दिया नितिन नवीन को। अब नितिन नवीन हम लोगों को राजनीति सिखाएंगे। इससे अच्छा इज्जत बचाओ और इस्तीफा दे करके अपने अपने घर जाओ, वरना इज्जत भी जो बची खुची है वह भी गायब हो जाएगी। ऐसे में सोचने के लिए कई नेता मजबूर हो गए हैं, और नितिन गडकरी कब इस्तीफा दे देंगे कोई नहीं जानता। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो लालच में नहीं आएंगे कि 29 तक हमारा कार्यकाल है ना, वह कभी भी मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से विदाई ले लेंगे। और नितिन गडकरी ऐसा करते हैं तो राजनाथ सिंह के लिए एक चुनौती बन जाएंगे, लेकिन चुनौती उन नेताओं के लिए भी बन जाएंगे जो पिछले दिनों मोदी और शाह से नाराज होकर के आरएसएस के मोहन भागवत से जाकर के कह रहे थे आप इन्हें हटाओ वरना हम इस्तीफा दे देंगे। ऐसे सांसदों की संख्या कही जाती है कि तकरीबन 3 दर्जन की है, यानी कि 36 सांसद की, जो इंतजार कर रहा था कि 75 साल पूरा हो जाएगा तो मोदी इस्तीफा दे देंगे। मोहन भागवत उस इंतजार में सफल नहीं हुए, फेल हो गए। योगी मोदी जी इस्तीफा नहीं दिए, बल्कि कानून इनके ऊपर लागू नहीं हुआ, किसी ने सवाल भी खड़े नहीं किए। और अब तो यह भी कहा जाता है कि 29 में भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव होगा। 29 किसने देखा है, पहले 26 तो पार कर ले, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की लालसा केंद्र की राजनीति करने की जो बढ़ रही है वह नरेंद्र मोदी को चिंतित भी कर रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बना करके केंद्र की सरकार में एंट्री मारना चाह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में कोई स्थान देना चाहते नहीं। लेकिन बजट सेशन जो 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, वह बजट सेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ला रहा है। हालांकि 28 जनवरी से ही पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 तारीख को संडे है तो 2 फरवरी को बजट सेशन चालू होगा। 1,50,000 करोड़ रुपए की डिमांड चंद्रबाबू नायडू की, और 1,50,000 करोड़ का अलॉटमेंट करो, अन्यथा समर्थन वापस ले लेंगे। दोनों की अग्नि परीक्षा है कि भाजपा करती है या नहीं करती है, और चंद्रबाबू नायडू की भी कि भाजपा नहीं करी तो वह समर्थन वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यह सारी की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास या सरकार के खजाने में उतना दम नहीं है अब कि 1,50,000 करोड़ आंध्रा को दे सके। यह तो निश्चित है कि भाजपा देने वाली नहीं है। झुंझुना थमा देगी कि 1000 करोड़ दे रहे हैं या 10,000 करोड़ दे रहे हैं या 15,000 करोड़, लेकिन 1,50,000 करोड़ तो कतई नहीं देगी। और चंद्रबाबू नायडू के अनुसार नहीं दी तो वह समर्थन वापस ले लेंगे। दोनों का खुलासा हो जाएगा, चंद दिनों की बात है, लेकिन लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी देगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास एक मौका होगा भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की। बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, यह चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर करता है, वह भी हम देखेंगे और उस पर भी खबरें करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के लिए और कोई रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। या तो वह भारतीय जनता पार्टी में विलय करके पार्टी अध्यक्ष बनने का सपना खो दे, उनकी पार्टी है इसका सपना खत्म करे, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ जाकर के घर वापसी कर ले। कम से कम सम्मान तो बचेगा, इज्जत मान तो बचेगी। या तो कहेंगे कि सुबह का भूला शाम को घर वापस तो आया, बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही आया तो सही, असली बाला साहब ठाकरे को मानने वाला उनका एक अनुयायी है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी कभी ऑटो ड्राइवर से नेता बाला साहब ठाकरे ने ही बनाया था। पूरा महाराष्ट्र इस बात का गवाह है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के थाने में ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और बाला साहब ठाकरे ने उन्हें नेता बना दिया। अब बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती है, क्या एकनाथ शिंदे घर वापसी करके बाला साहब ठाकरे की आत्मा को शांति प्रदान करेंगे? उनको मेयर का बाजी दे करके, मेयर शिवसेना का बना करके। कांग्रेस जो शिवसेना से बहुत दूर रहा करती थी, कभी संभावना नहीं थी कि गठबंधन होगा, उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने के लिए और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए गठबंधन कर लिया। कांग्रेस की मदद से उद्धव ठाकरे बने, शिवसेना के बने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ दिया। आज कांग्रेस शिवसेना का मेयर बनाने के लिए साथ दे रही है बाला साहब ठाकरे के नाम पर।
क्या बाला साहब ठाकरे के ही नेता बाला साहब ठाकरे का विरोध करेंगे या घर वापसी करेंगे या भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा? देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भाजपा को अपना मेयर बना पाना अब इतना आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मदद से इंडिया गठबंधन का मेयर भी बनता हुआ समीकरण के हिसाब से भी नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी पड़ेगा। मेयर अगर एकनाथ शिंदे की मदद से इंडिया गठबंधन का बना तो राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक गद्दी हिल जाएगी। फिर कहते हैं ना, देख तमाशा पावर का, और तब होगा पावर गेम का खेल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा संकट में आएगी और आरएसएस। इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक आ गया है। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को आप दर्शक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर टेबडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। और फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।